Hello my dear friends, if you are preparing for any teacher examination and your subject is English, you are watching a right video, because in this video we will discuss some important MCQs for your exam. Let's begin today's session. दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि चार्ल्स लेम रोट हिज एसे अंडर द पेन नेम। दोस्तों किस नाम के सहारे चार्ल्स लेम अपने एसे को लिखते थे? ऑप्शन है इलिया। यहाँ पे स्पेलिंग का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे याद रखें दोस्तों ELIA, इलिया। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि ये जो आपके चार्ल्स लेम है ये किस एज के राइटर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ही वॉज अ रोमांटिक एसेइस्ट, रोमांटिक एसेइस्ट। दोस्तों क्वेश्चन के साथ जो भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यह इलिया कौन था जिसके नाम के सहारे वो एसे लिखते थे, तो दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, इलिया वाज हिज कॉलीग, लैम्स कॉलीग। याद रखिएगा कॉलीग, COLLEAGE। और ये कॉलीग क्या था? वर्किंग विथ हिम इन ईस्ट इंडिया हाउस। ये दोस्तों जो इलिया था ना, यह चार्ल्स लेम के साथ काम कर रहा था ईस्ट इंडियन हाउस में। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके चार्ल्स लेम है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स लेम प्रसिद्ध है अपनी दो रचना के लिए। पहला है एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया, और इसके अलावा दूसरी इनकी रचना है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। दोस्तों ये जो वर्क्स है इनकी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये एक और राइटर के साथ मिलकर लिखे थे, को ऑथर्ड विथ, किसके साथ किए थे दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए अपनी सिस्टर। किसके साथ को ऑथर्ड किए थे? अपनी सिस्टर मैरी लेम। याद रखिए दोस्तों, मैरी लेम के साथ दोस्तों मिलकर ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखे थे, जो काफ़ी फेमस रचना है। दोस्तों एक और छोटा सा सवाल है, यदि पूछा जाए कि चार्ल्स लेम की जो एसे होती थी वह सीरियली सबसे पहले किस मैगजीन में पब्लिश्ड हुए थे? तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, सीरियली पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन मैगजीन, इन लंदन मैगजीन में दोस्तों पब्लिश्ड हुए थे। तो जो भी यहाँ पे दोस्तों हम चार्ल्स लेम से संबंधित बात किए हैं वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आएगा। इसके आसपास जो भी सवाल बन सकते हैं वो आपके परीक्षा में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वाज फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? दोस्तों चार्ल्स डिकेंस की फर्स्ट नोवेल कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पास हार्ड टाइम्स, क्रिसमस कैरोल्स, पिकविक पेपर्स और ओलिवर ट्विस्ट। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 12 का पिकविक पेपर्स। क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा आपका पिकविक पेपर्स। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पिकविक पेपर है किस प्रकार का नोवेल है, तो आप याद रखिएगा यह एक कॉमिक नोवेल था। क्या था दोस्तों? कॉमिक नोवेल था, जिसे आप एक सोशल सटायर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, सोशल सटायर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पिकविक पेपर था इसको लिखे थे आपके कौन? तो चार्ल्स डिकेंस। लेकिन पूछा जाए कि दो चार्ल्स डिकेंस किस एज के राइटर थे, तो दोस्तों याद रखिएगा ही वॉज अ फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस एक फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे
दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका सेशन है ना, ये कोई इंटरटेनमेंट का सेशन नहीं है, ये एडुटेनमेंट का सेशन है। तो जब भी आप इस प्रकार के सेशन को देखिए, आप अपने पास एक नोटबुक अवश्य रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको दोस्तों ज़रूर ही लिख लिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, आर्थर ह्यू क्लॉ, आर्थर हैलम या लॉर्ड बायरन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थर हैलम। दोस्तों इनका पूरा नाम है आर्थर हेनरी हैलम। लेकिन यहाँ पे और भी जो दोस्तों पॉइंट्स की यहाँ पे चर्चा की गई है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग कुछ इलेजी की चर्चा किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो मॉर्न्स लिखा गया है मतलब किसी के डेथ पे विलाप करना, इस प्रकार की पोएट्री को हम बोलते हैं इलेजी। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कीट्स के डेथ पे कौन सी इलेजी लिखी गई थी और उसको किसने लिखा था, तो दोस्तों कीट्स के डेथ पे जो इलेजी लिखी गई थी उसका नाम था एडोनिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका नाम था एडोनिस। कब लिखा गया था, तो 1595 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाई पीबी शेली के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, पीबी शेली के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों अगला यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका कि आर्थर ह्यू क्लॉ, तो दोस्तों इनके मृत्यु पे कौन सी इलेजी लिखी गई थी, तो याद रखिएगा इनके मृत्यु पे लिखा गया था थायरसिस। कब लिखा गया था, तो 1866 में लिखा गया था। किसके द्वारा, तो आर्नल्ड के द्वारा। आर्नल्ड का है तो मैथ्यू आर्नल्ड, नाम याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो इनका पूरा नाम है आर्थर हेनरी हैलम, याद रखिए दोस्तों। इन पे डेथ पे यही आपका लिखा गया है इन मेमोरियम। किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस एज के राइटर थे, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अ विक्टोरियन पोएट। कौन थे दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट थे, ठीक है। अब दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे ना, याद रखिएगा टेनिसन इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बने थे। बहुत बार आपके परीक्षा में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि वह किसके बाद पोएट लॉरेट्स बने थे, कब बने थे, तो दोस्तों याद रखिएगा 1850 में वो इंग्लैंड के पोएट लॉरेट्स बने थे। किसके बाद बने थे, तो इनके पहले दोस्तों जो आपके पोएट लॉरेट्स थे उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन था दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ कब पोएट लॉरेट बने थे, यह 1843 में बने थे और 1843 से 1850 तक रहे थे। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ से जो पोएट लॉरेट पहले बने थे उनका नाम था रॉबर्ट सदे। क्या नाम था दोस्तों, रॉबर्ट सदे। दोस्तों ये जो पोएट लॉरेट बने थे 1830 में बने थे। 1843 में इनकी मृत्यु होती है, तब वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट्स बनते हैं। और जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है 1850 में, तब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं इंग्लैंड का। दोस्तों इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है, हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य ही करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग wrote a poem entitled The Lost Leader. Whom does he call the lost leader? दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पोएम लिखे थे जिसका टाइटल था द लॉस्ट लीडर। और यहाँ पे लॉस्ट लीडर किसको कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, यही प्रश्न है। ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, बायरन, टेनिसन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को अपने पोएम में लॉस्ट लीडर क्यों कहा था। दोस्तों होता क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड का जो पोएट लॉरेट पद था उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिकम द
पोएट लॉरेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे। जब वो पोएट लॉरेट्स बन जाते हैं तो ये बात रॉबर्ट ब्राउनिंग को अच्छा नहीं लगती है, इसलिए उन्हें वो कहते हैं द लॉस्ट लीडर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरसिस इज एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक इलेजी लिखी थी जिसका नाम था थायरसिस। ये किसके मृत्यु पे लिखा गया था? एडवर्ड यंग, A.H. क्लॉ, जॉन किट्स या आर्थर हेलेम? तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.H. क्लॉ। अभी हम लोग दोस्तों चर्चा किए थे कि क्या होगा, A.H. क्लॉ। पूरा नाम क्या होगा? आर्थर ह्यू क्लॉ। तो दोस्तों जॉन किट्स के डेथ पे कौन सा इलेजी लिखा गया था और आर्थर हेलेम के डेथ पे कौन सा इलेजी लिखा गया था, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसी सेशन में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं इसका आंसर। दोस्तों इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि आर्नल्ड किस एज के राइटर थे, तो याद रखिएगा मैथ्यू आर्नल्ड वाज अ विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक। याद रखिएगा ही वाज अ विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक। कवि के साथ साथ वो क्रिटिक भी थे। यदि इनकी हम फेमस पोएम की बात करें कि उनकी किसी एक फेमस पोएम का नाम बताइए, तो याद रखिएगा डोवर विच। डोवर विच। दोस्तों आपके परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो है पार्टिकुलर वर्क्स और उसके रचनाकार। तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ अब हम लोग एडिशनल पॉइंट का भी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम कहें कि किसी टर्म को क्या वो दिए थे, तो याद रखिएगा ही इंट्रोड्यूस्ड टच स्टोन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टच स्टोन मेथड। कौन दिए थे? तो मैथ्यू आर्नोल्ड दिए थे। और इनका एक प्रोज वर्क का नाम दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे याद कर ले। इनका जो प्रोज वर्क था उसका नाम था कल्चर एंड एनार्की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट भी कर लिए होंगे। अगला सवाल है कि थॉमस हार्डी इज कॉल्ड द नोबलिस्ट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट्स, द माइनिंग काउंट्री साइड, द स्कॉटिश हाईलैंड या द वेसेक्स रीजन। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक सवाल है कि आखिर थॉमस हार्डी को नोबलिस्ट ऑफ वेसेक्स क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि थॉमस हार्डी की जितनी भी एसे थी ना, उनका जो सेटिंग था ना, वो वेसेक्स रीजन था। सेटिंग, इनके सारे वर्क का सेटिंग कहाँ था? आपका वेसेक्स रीजन में ही था, इसी स्थान पे था। तो चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। ये जो आपको सामने जो नाम दिखाई दे रहा है थॉमस हार्डी, तो थॉमस हार्डी किस एज के नोबलिस्ट थे? तो दोस्तों याद रखिएगा थॉमस हार्डी वाज अ विक्टोरियन नोबलिस्ट, अ विक्टोरियन नोबलिस्ट थे। इनके कुछ मेजर वर्क्स की हम बात कर ले तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मेजर वर्क्स इनका दोस्तों आप जरूर नाम याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो नाम है ज्यूड द ऑब्सक्योर, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ज्यूड द ऑब्सक्योर। इसके अलावा है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। और देन फार फ्रॉम मैडेनिंग क्राउड, फार फ्रॉम मैडेनिंग क्राउड। इसके बाद दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि थॉमस हार्डी को ना एक पैसिमिस्ट नोबलिस्ट के रूप में याद किया जाता है, पैसिमिस्टिक नोबलिस्ट के रूप में। अगला सवाल है कि नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटिशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस लाइन में आप देख रहे हैं कि लॉन्गिंग
एंड लिंगरिंग, यहाँ पे एल साउंड की जो रिपीटिशन है इसे क्या कहेंगे? एल्यूजन, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन या मेटाफर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा एलिट्रेशन। दोस्तों हम लोग जो फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो सीरीज शुरू किए हैं, तो जो लास्ट वीडियो था ना दोस्तों वो एलिट्रेशन पे ही आधारित था, तो जाके प्ले लिस्ट में अवश्य देख लीजिएगा और ऐसे कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का हम यहाँ पे लिंक भी दे दें। अब दोस्तों एलिट्रेशन होता क्या है, यहाँ पे हम नोट डाउन करा देते हैं आपके लिए कि एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। तो याद रखिएगा कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। आसपास के शब्दों की शुरुआती जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है उसे दोस्तों हम लोग एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रबिश। दोस्तों रबिश का सिनोनिम्स क्या होगा? पहला ऑप्शन है सॉइल, बी ऑप्शन है सैंडस्टोन, यूजफुल थिंग और गार्बेज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गार्बेज, क्योंकि रबिश मीन्स क्या होता है? द थिंग्स, रबिश मीन्स क्या होता है दोस्तों? द थिंग्स दैट यू थ्रो अवे, दैट यू थ्रो अवे, वैसी चीज़ें जिसको आप फेंक देते हैं, रबिश। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों? याद रखिएगा, सिनोनिम्स की बात करें तो वेस्ट, स्क्रैप और डेब्रिस। याद रखिएगा ये इसके है सिनोनिम्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। मतलब कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वर्णन किया गया? ऑप्शन है सिमिली, ओनोमेटोपोइया, मेटाफर, हाइपरबोल। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो सिमिली है और मेटाफर है ये कंपैरिजन के लिए है, और यही जो आपका ओनोमेटोपोइया है यही साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पे हम लोग समझे थे कि कौन कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो कंपैरिजन के लिए आते हैं, कौन कौन से ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो आपका साउंड पे आधारित है। तो अलग अलग तरह के हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अ पीस ऑफ लिटरेचर विच डील्स जनरली विद द पासिंग ऑफ और लॉस ऑफ मेन एंड द थिंग्स दे वैल्यू इज इलेजी, सोनेट, ओड और बैलेड। दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि किसी के लॉस पे, किसी के मृत्यु पे जो लिटरेचर का एक पीस होता है, एक जो रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? किसी के पासिंग पे, किसी के मरने पे। ऑप्शन यहाँ पे है इलेजी, यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। ओड क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रशंसा गीत होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत से चीज़ों को आप सीखे होंगे, रिवाइज किए होंगे। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर अवश्य ही करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में।